अगर आप करते हैं सीटेट की परीक्षा की तैयारी तो आज का वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला। दोस्तों अभी हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट का पक्षी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले पक्षी चैप्टर का एक वीडियो और मैंने अपलोड किया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख ले ताकि इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पक्षी चैप्टर को। इसमें क्या है, पहला हम लोग पढ़ेंगे कबूतर के बारे में। इससे पहले हम लोग बहुत सारे पक्षियों के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो ये पक्षी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कबूतर के बारे में। देखेंगे कबूतर जो है मकान में, ये जो कबूतर जो है वो घोंसला अपना कहाँ बनाते हैं, तो मकान में घोंसला बनाते हैं। कबूतर कहाँ घोंसला बनाते हैं, मकान में, खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कबूतर जो है वो घोंसला कहाँ बनाते हैं, मकान में, खंडहर में। यानी ये जो चिड़िया है कबूतर, ये कहीं भी अपना घोंसला बना देते हैं और कभी कभी इनको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता। अगर ये मकान के नीचे जगह पे, नीचे वाले जगह पर जब ये घोंसला बना देते हैं तो ये कौवा, बिल्ली, सांप, चूहा ये क्या करते हैं, कभी कभी इनके अंडे को नुकसान पहुंचाता है और इनके अंडे को खा भी जाते हैं ये चिड़िया कभी कभी। कौन कौन, कौवा खा जाते हैं, बिल्ली कभी कभी खा जाती है, सांप, चूहा अंडा ये सब क्या करते हैं, सांप चूहा जो है इसके अंडे को खा जाती है। ठीक है, तो ये घोंसला कहाँ बनाता है कबूतर, तो ये खंडहर में, मकान में जो है अपना घोंसला बनाता है। कई जगह पे इनका पालन भी किया जाता है कबूतर का। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ चलेंगे चोंच के बारे में। चिड़िया के चोंच के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। किसके बारे में, चिड़िया के चोंच के बारे में। अब देखेंगे मांसाहारी पक्षी जो होता है उसका चोंच अलग होता है और शाकाहारी चिड़िया जो होता है उसका चोंच अलग होता है। मांसाहारी चिड़िया से मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि वैसा चिड़िया जो अपने भोजन के रूप में मांस को या मरे हुए जीव जंतु को नोच नोच कर खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी चिड़िया या पक्षी कहते हैं। इनमें कौन आता है, बाज, चील और गीद। कौन कौन चिड़िया आता है, बाज, चील और गीद, ये क्या है, मांसाहारी चिड़िया है। इनका चोंच जो है वो हुक के तरह होता है। इन चिड़िया का चोंच किस प्रकार का होता है, हुक जैसा होता है, इस प्रकार से कुंडली जैसा घुमा होता है, जिससे इसको मांस को नोच कर खाने में आसानी होती है। हुक को इस प्रकार से फंसा देता है मांस में और उसको नोच कर खाता है। कौन सा चिड़िया, बाज, चील और गीद, जिसका चोंच कैसा होता है, हुक के जैसा होता है। आगे देखेंगे तोता के बारे में। तोता का जो चोंच होता है ये घुमावदार होता है। कैसा होता है, घुमावदार होता है और ये फल को कुतरने का काम आता है। तोता क्या करता है, अपने चोंच से फल को कुतर कुतर कर खाता है। कौन सा चिड़िया, तोता फल को कुतर कुतर कर खाता है। इस वजह से इसका क्या होता है, चोंच घुमावदार होता है, जिससे इसको फल को कुतरने में आसानी होती है। अब देखेंगे कबूतर और गोरैया। कबूतर और गोरैया का जो चोंच होता है ये छोटी होती है, चौड़ी होती है, पर होती कैसी है, मजबूत। कबूतर और गोरैया का चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ये जिससे क्या होता है, दाने को तोड़ने में, फोड़ने में मदद आती है, जिससे दाने को तोड़ने और फोड़ने में इनको आसानी होती है। चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है, जिस कारण ये आसानी से दाने को तोड़ लेती है और फोड़ लेती है और उसे अपना भोजन के रूप में प्रयोग करती है, ग्रहण करती है। आगे देखेंगे सारस या बगुला। सारस या बगुला, सारस के बारे में अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक ये सारस जो बहुत ही चर्चित विषय उत्तर प्रदेश के लिए बना हुआ था कि वहाँ का एक युवा रहता है जिसको एक सारस से दोस्ती हो जाती है और बाद में उस पर बहुत ज्यादा राजनीति होने लगती है और वन विभाग के द्वारा उस सारस को उससे छीन लिया जाता है। तो दोस्तों वही सारस है ये, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सारस और बगुला। ये जो सारस और बगुला है इनका चोंच लंबा होता है, लंबा सुई के जैसा होता है, जिससे इनको मछली पकड़ने में आसानी होती है। लंबी और पतली होती है। किसका चोंच, सारस और बगुला का चोंच लंबी और पतली होती है, जिससे पानी में मछली को ये आसानी से चोंच अंदर डाल के पकड़ लेता है। आगे देखेंगे हंस और बत्तख का चोंच कैसा होता है। हंस और बत्तख का चोंच,
ये निस्पंदन करने वाली चोंच होती है। हंस और बत्तख के पास निस्पंदन करने वाली चोंच। अब ये निस्पंदन क्या है मेरे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए निस्पंदन क्या। निस्पंदन वो क्रिया है जिसको आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन करना, छन्ना से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चाय में पत्ती डालकर जब हम लोग चाय बनाते हैं तो छन्ना लगाकर क्या करते हैं, पत्ती को अलग और चाय को अलग कर लेते हैं। उसी प्रकार से कुछ इसका चोंच इस प्रकार के का रचना से बना होता है, इस प्रकार का बना होता है हंस और बत्तख का, कि जब ये अपने शिकार को पानी में से पकड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कीचड़ भी उसके चोंच में चला जाता है। तो इसका चोंच क्या करता है, उस कीचड़ का फिल्टर कर देता है, उसका निस्पंदन कर देता है, और जो इसके काम की चीज रहती है उसे ये रखते हैं और बाकी को ये फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर देते हैं। यही है मेरे दोस्तों निस्पंदन की क्रिया। अब देखेंगे, अब हम लोग यहाँ से आएंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा चोंच के बारे में, पक्षियों के चोंच के बारे में। अब हम लोग यहाँ से आएंगे इसे पढ़ने के लिए। ये क्या, मधुमक्खी। देखिए यहाँ लिखा हुआ मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है आप लोग जानते ही हैं, शहद तो खाए ही होंगे। तो शहद किससे हम लोगों को मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है। शहद किससे मिलता है, मधुमक्खी से। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगे तो। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी, मधुमक्खी के बारे में देखते हैं। मुजफ्फरपुर, बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। ठीक है, आपके ये बिल्कुल मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल ही एनसीईआरटी के जितने भी तथ्य हैं, सारे तथ्य को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में मिस ना हो। सारे तथ्य को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं सारे को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ मुजफ्फरपुर एक बिहार का जिला है, जहाँ बोचहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाया जाता है। मुजफ्फरपुर ऐसे ही लीची की खेती के लिए क्या है, काफी प्रसिद्ध है। यहाँ लीची की जो है बहुत अच्छी पैदावार होती है, और यहाँ का लीची जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। तो बोचहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। इस कारण यहाँ क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। बोचहा गांव के आसपास के एरिया में मधुमक्खी पालन होता है। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने सुना होगा एक डॉगी का आवाज, वो ये हमारा ही डॉगी है, यही रहता है। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि कोई दूसरा अनजान व्यक्ति जो है रोड से होके क्रॉस कर रहा होगा, इसीलिए जो वो बहुत तेज आवाज जो है लगाया। तो दोस्तों जब तक हम अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये रात का समय है, और जब तक हम वीडियो बनाते हैं तब तक जो है वो डॉगी यहाँ गेट के पास जो है क्या करता है, बैठा रहता है। ठीक है, वो गेट के पास बैठा रहता है, और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक वो जो है यही बैठा रहेगा। और जो है वो आप जानते ही हैं कि जो कुत्ता है, कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई जानवर हो नहीं सकता है। और वो जो है क्या, जिस प्रकार से आप एक आदमी को सुरक्षा के लिए रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सशक्त होकर अगर आप डॉगी पालते हैं, अगर वो अच्छे क्वालिटी का है तो उससे कहीं ज़्यादा सशक्त होकर वो आपकी रक्षा करता है। तो दोस्तों वो उसी डॉगी का आवाज़ था, और वो डॉगी जो है मेरा ही है। तो दोस्तों उसको जो है हम लोग बहुत प्यार करते हैं, और वो जो है हमेशा जो है सुरक्षा में कड़े कमान तत्पर लगा रहता है। तो दोस्तों अब फिर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हुए होंगे उसकी आवाज़ से, तो दोस्तों थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए। आगे देखेंगे हम लोग, मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाया जाता है, इस कारण यहाँ मधुमक्खी पालन काफी मात्रा में होता है। अंडा, ये देखेंगे यहाँ अंडा लिखा हुआ, तो ये अंडे से तात्पर्य है मधुमक्खी के अंडे से। मधुमक्खी जो है वो अक्टूबर और दिसंबर महीने में मधुमक्खी जो है क्या करता है, अंडे देती है। मधुमक्खी जो है अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में अंडे देती है, और यही समय जो है मधुमक्खी पालन
का जो शुरुआत किया जाता है वो इसी समय में किया जाता है। किस समय में? अक्टूबर से दिसंबर महीने तक जो है मधुमक्खी पालन का शुरुआत किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का जो शुरुआत किया जाता है वो किस महीने में? कई बार ये प्रश्न पूछे गए कि मधुमक्खी पालन की जो शुरुआत की जाती है वो किस महीने में? तो अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच की जाती है। अब मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। अब देखिए लीची का फूल जो है, लीची के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। कहाँ पे लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जो कि बिहार का एक जिला। अब लीची का जो फूल है वो सबसे ज्यादा कब खिलता है? फरवरी महीने में। लीची का फूल कब खिलता है? फरवरी महीने में खिलता है। ठीक है, लीची का फूल कब खिलता है? फरवरी महीने में खिलता है। इसीलिए इसके आसपास का समय जो है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी संख्या 1 होती है। वो रानी मधुमक्खी जहां जहां जाता है, रानी मधुमक्खी जहां जहां जाती है, बाकी जितने जो है और सारे मधुमक्खी हैं, नर मधुमक्खी जितने हैं वो सारे उसके साथ जाते हैं। वो रानी मधुमक्खी, जो मधुमक्खी को पहचानते हैं वो क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करने वाले वो रानी मधुमक्खी को पकड़ कर लाते हैं और उसका पंख क्या करता है? कुतर देता है और उसको क्या करता है? एक जगह पर रख देता है। जब उसका पंख कुतर दिया जाता है तो रानी मधुमक्खी उड़ नहीं पाती है, और जब वो उड़ नहीं पाती है तो एक निश्चित जगह पर वो बैठी रहती है और उसके साथ सारे नर मधुमक्खी जो है वो उसी जगह रहते हैं और उसी जगह शहद को तैयार करते हैं। तो रानी मधुमक्खी एक छत्ते में, रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है। एक ही रानी मधुमक्खी एक छत्ते में होती है। अब देखेंगे नर का कोई काम नहीं है। नर मधुमक्खी जो होता है उस कुछ ऐसे नर मधुमक्खी होते हैं वो निठल्ले के तरह होते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। घर में मधुमक्खी के अपने जो घर यानी मतलब उसका जो छत्ता होता है उसमें उसका कोई काम नहीं होता है। और कुछ मधुमक्खी जो है वो क्या करते हैं? वो हमेशा काम में लगे रहते हैं और जो शहद को ढूंढ कर वो अपने छत्ते तक लाते हैं। और शहद कहाँ से लाते हैं? तो फूल के रस से वो शहद को चूस कर वहां तक लाते हैं और अपने छत्ते में जमा करते हैं। और जो ये लीची के बगान वाले एरिया है वहां पे इसलिए मधुमक्खी पालन होता है कि वहां लीची के फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं और ये मधुमक्खी क्या करते हैं? उस लीची के फूल के पास जाकर वहां से रस चूस कर लाते हैं और अपने छत्ते में जमा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मधुमक्खी का जो पालन होता है वो बक्से में होता है। बक्से में एक लकड़ी का बक्सा बना दिया जाता है और उसमें छोटा सा छेद कर दिया जाता है और उसके अंदर रानी मधुमक्खी का पंख जो है उसको कुतर कर उसके अंदर रख दिया जाता है ताकि रानी मधुमक्खी कहीं न जाए और उसके साथ साथ नर मधुमक्खी वही बैठा रहता है और अपने घोंसले में क्या करता है? शहद लेकर आता है और शहद जमा करता है। बक्से में चीनी का घोल, बक्से में क्या दिया जाता है? चीनी का घोल भी डाला जाता है। बक्से में जो है वो चीनी का घोल भी डाला जाता है, उसका भी प्रयोग शहद के लिए मधुमक्खी करती है। आगे देखेंगे मधुमक्खी जब किसी को डस लेता है, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो क्या होता है? बहुत तेज जलन होता है। बहुत तेज जलन होता है। क्यों होता है? तो उसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि काफी जलन पैदा करता है। जब वो किसी को डस लेता है तो डस लेती है तो क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल वो उसमें डाल देती है। उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो वो घाव करने के बाद उसमें फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, जिससे क्या होता है? काफी तेज जलन होती है। तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे पक्षी। यहाँ हमने लिखा पक्षी। एनसीईआरटी में और पक्षी के बारे में कुछ बातें दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पक्षी के बारे में, पक्षी देखिए अंडा देने के लिए, पक्षी जो है अंडा देने के लिए ही घोंसला का प्रयोग करता है। पक्षी जो है सिर्फ किस लिए घोंसले का प्रयोग करती है? अंडे देने के लिए। और जब वो घोंसला में अंडा दे देती है और जब उसके अंडे से बच्चे जन्म ले लेते हैं, फिर वो बच्चे जब उड़ने लायक हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? घोंसला छोड़कर दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। तो पक्षी जो है घोंसले का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं। एक समय में
देखिए यहाँ एक समय में दो अलग अलग चीज को देख सकता है। पक्षी जो वो एक समय में दोनों आंखों से, एक आंख से इधर और एक आंख से इधर, यानी एक समय में दो चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मनुष्य में ऐसा गुण नहीं होता है, वो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, एक ही चीज को वो दोनों आंखों से एक समय में देख सकता है। लेकिन पक्षी में ऐसा गुण होता है कि एक समय में वो दो चीजों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। ठीक है, अब देखेंगे पक्षी की आंख की पुतलियां। पक्षी की आंख की जो पुतलियां होती है, ये आंख की जो पुतलियां होती है वो नहीं घूमती है। पुतली जो है वो नहीं घूमती है। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आंख को इधर उधर घुमा लेते हैं, उसी प्रकार से पक्षी का आंख जो है उस प्रकार से नहीं घूमता है। पक्षी के आंख का जो पुतली है वो घूमता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आंख को इधर इधर घुमा लेते हैं, लेकिन पक्षी का आंख का पुतली नहीं घूमता है। अब देखेंगे पक्षी का जो पंख होता है, पक्षी का जो पंख होता है, यहाँ पंख छूट गया मेरे दोस्तों, पंख। पक्षी का जो पंख होता है वो उड़ने में मदद करता ही है, साथ ही साथ उसके शरीर को ढककर उसको गर्मी भी प्रदान करता है। पक्षी का जो पंख होता है वो काफी गर्मीला होता है। आपने देखा होगा कई जो महंगे महंगे जैकेट जो होते हैं उसके अंदर पक्षी का पंख भरा रहता है। ठीक है, तो पक्षी का जो पंख होता है मेरे दोस्तों वो उड़ने में तो उसे मदद करता ही है। ठीक है, उड़ने में तो उसे मदद करता ही है, साथ ही साथ उसको गर्मी भी प्रदान करता है, यानी ठंड से भी बचाता है। अब देखेंगे कान के बारे में। कान जो है पक्षी का वो सिर के दोनों तरफ, उसका जो सिर होता है उसके दोनों तरफ एक बिंदे जैसा दोनों तरफ एक एक छिद्र रहता है, जो कि उसका क्या है, वो कान है। और वो कान दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो कान जो है बाल से ढका होता है। जब आप उसको बारीक से बाल हटा कर देखेंगे तो आपको मिलेगा छोटा छोटा छिद्र दोनों तरफ से, वही क्या है मेरे दोस्तों, पक्षी का कान है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये पक्षी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो को देखा है। अगर आपने इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर इसके पार्ट 1 को भी देख लें, ताकि पक्षी चैप्टर से जितने भी प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वो जहां से भी प्रश्न पूछे जाए, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। क्योंकि मैंने NCERT बेस्ड आपको पढ़ाया है और एक भी तथ्य को, पक्षी से संबंधित तथ्य को मैंने नहीं छोड़ा। जब एक भी तथ्य छोड़ा ही नहीं है तो प्रश्न इससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। आप इसे पढ़ें, दोनों वीडियो को, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को, आपके एक भी प्रश्न जो है पक्षी चैप्टर से मिस नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए और आपको अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अवतार बैच, ये जो हम लोग ये जो वीडियो है वो भी अवतार बैच के ही हैं। अवतार बैच के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर बारीक से देखें वो, और आप जिस भी सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको वहाँ उपलब्ध मिलेंगे। और जो टॉपिक के वीडियो अपलोड नहीं किए गए हैं उनके भी वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे, और सारे विषयों की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पे करवाया जाएगा। और दोस्तों जो आपका लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको आपका लक्ष्य जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, और आपका लक्ष्य है क्या, बनना शिक्षक। और शिक्षक बनकर अपने ज्ञान को किसके अंदर भरना, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के बीच या बच्चों में भरना। तो दोस्तों आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों लगे रहें, बहुत ही जल्द आपको मिलेगा आपका लक्ष्य।